गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो जो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कहते हैं जिनको, तो उन तीनों ने मिलके जो है वो अब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च कर दिया है। तो आपको पता है सितंबर 2020 में जो है वो जापान का प्रपोजल था कि ये ऐसा एक इनिशिएटिव आना चाहिए जिससे कि हमारी जो एक डिपेंडेंस है ट्रेड की या सप्लाई की, हमारी डिपेंडेंस है एक कंट्री के ऊपर, अब आप खुद को पता है वो कौन सी कंट्री है, तो सिर्फ उस कंट्री के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव जो है वो सितंबर 2020 में जापान ने प्रपोज किया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को उसका पार्ट बनने को कहा था। तो अब उसको जो है वो फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग के द्वारा। अब उसके अंदर डिटेल्स में क्या कहा है कि रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्टिन्यूटी प्लान्स चाहते हैं हम, ताकि जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, सप्लाई चेन्स को कोई खतरा ना रहे और लगातार चलती रहे सप्लाई, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी सप्लाई है वो लगातार चलती रहे, कोई उसमें बैरियर ना आए। तो कॉन्टिन्यूटी प्लान्स होने चाहिए, कोई भी डिस्ट्रप्शन ना आए, उसके लिए हमने इम्पॉर्टेंस उसको व्यक्त की है। ठीक है, अब कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स लेने की बात हो रही है, उसमें कहा है कि जितना डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है उतना मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे। फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की डाइवर्सिफिकेशन करना भी हमारा इसके थ्रू ही, इसी इनिशिएटिव के थ्रू मोटिव होगा। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस का मीनिंग क्या होता है? अब आप सोचो, अभी आप जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि जब चाइना में सबसे पहले शुरू हुआ था कोरोना, चाइना ने लगा दिया लॉकडाउन। अब बहुत सारी कंट्रीज़ की जो सप्लाई चेन्स है, जैसे समझ लो कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप की जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं वो चाइना में बनती हैं। तो अगर एक लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी बैटरी बन रही है समझ लो ताइवान में या जापान में बन रही है, उसका जो कीबोर्ड है समझ लो वो सिंगापुर में बन रहा है, ऐसे बहुत लंबी एक सप्लाई चेन होती है। अगर उसमें से एक भी अगर बंद हो जाए, वो समझ लो चाइना बंद हो जाए, चाइना में जो वो सेमीकंडक्टर या फिर जो चिप बनती है, अगर वो बंद हो जाए तो हमारे को हम जो है लैपटॉप्स को नहीं बना पाएंगे। असेंबली लाइंस पे चलती है ना एक तरह से सप्लाई चेन्स। तो इसी को डाइवर्स करने के लिए कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही जगह पर हमारी जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हो, और अगर वो बंद हो, उधर कोई भी बैरियर आए, कोई डिजास्टर आ जाए, समझ लो वहाँ पे सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो हमारा पूरा का पूरा जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सफ़र ना करे। ठीक है, इसके लिए क्या मोटिव है कि चाइना के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ताकि अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम आए तो हम कम एटलीस्ट दूसरी कंट्रीज से प्रोक्योर करके अपने बिजनेस को तो चलाते रहें। ठीक है, तो यही जो है इसके लिए ही सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो जापान ने प्रपोज किया था, बिकॉज जापान सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ था जब सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आई थी चाइना में। ठीक है, तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो कंट्रीज़ की, जो कि इंश्योर करती है कि उसकी जो सप्लाई रिस्क है वो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो कि चाइना में भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं सेम चीज़, फिर इंडिया से भी कर रहे हैं, ताइवान से भी कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, फ्रांस से भी कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज से कर रहे हैं, सो दैट किसी एक के ऊपर अगर कोई डिज़ास्टर या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम एटलीस्ट बाकियों से जो है वो अपना काम चलाते रहें। तो यही डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग है। ठीक है, अब रेजिलियंस सप्लाई चेन की ऐसे ही आ सकती है अगर हमारे जो है बहुत सारे सप्लाइंग नेशंस हों और हम सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, कोई भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट हो सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गई, ये जैसे पेंडेमिक कोरोना आ गया, या कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया। समझ लो चाइना में कल को सिविल वॉर हो जाए तो भी हमारी जो जितने भी वर्ल्ड वाइड जो हमारी ग्लोबलाइज्ड बिजनेस चेन्स हैं वो कितना सफ़र करेंगी। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल आप एप्पल के प्रोडक्ट्स का ले लो। ठीक है, या फिर आप कोई मोबाइल फ़ोन कोई भी आप और ले सकते हो, उन मोस्ट ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अगर चाइना में कल को सिविल वॉर हो जाए तो हमारी मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज़्यादा सफ़र करने लगेगी। तो अगर हम और भी कई जगह, जैसे इंडिया में अब सैमसंग ने शुरू कर दिया है, इवन एप्पल भी इंडिया में अब आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए वो आए हैं कि सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट वाइज। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव क्या है, सितंबर 2020 में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने इनिशिएट किया था, अब उसको फॉर्मली लॉन्च किया। ठीक है, अब ये अप्रैल में इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया। अब ये सबसे पहले प्रपोज किया था जापान ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसने ही सफ़र किया था चाइना की एक तरह से लॉकडाउन में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को उसने पार्टनर्स चूज़ किया और उन्होंने कहा कि और भी हम इसके अंदर कंट्रीज़ को जो है वो इंक्लूड करेंगे, सो दैट हम सारे मिलके अपनी सप्लाई चेन को एक तरह से डाइवर्स कर पाएँ। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या था चाइना, जब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक लीवरेज का फ़ायदा भी बहुत उठाया।
जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अगर उनको कुछ जो है उनके सिविल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात करी, तो उसने जो है चाइना की जो अपना इकोनॉमिक वेपन यूज़ करके जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया से लेने बंद कर दिए, या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली थ्रेटन करना शुरू कर दिया अपने ओपोनेंट्स को। सिमिलरली जापान को भी $2.2 बिलियन रेलोकेशन पैकेज देना पड़ा अपनी जापानीज़ कंपनीज़ को, कि वो चाइना से मूव आउट होके और दूसरी कंट्रीज़ में जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग ओपन करें, सो दैट चाइना के अगर बंद हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग सफ़र ना हो। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो रेलोकेशन हुई, जैसे कि वियतनाम में, थाईलैंड में, मलेशिया में, बहुत सारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ की वो रेलोकेट हो गई। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया जब बॉर्डर टेंशन्स हुए इंडिया के, जब मई जून 2020 में, तो जापान ने देखा कि इंडिया विल ऑल्सो बी विलिंग टू पार्टिसिपेट बिकॉज इंडिया वॉज ऑल्सो मेस्ड अप विद चाइनीज़ बिहेवियर। ठीक है, और चाइना से थोड़ा सा इंडिया जो है वो वैसे भी दूर होना चाह रहा था, और इंडिया वॉज कंटेम्पलेटिंग एन इकोनॉमिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट चाइना। तो लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या है कि चाइना से एकदम से हम ऐसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना का से हम ऑलमोस्ट 14.5% का इंपोर्ट करते हैं, और हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो इस टाइम पर मेडिसिन के लिए हमको चाहिए, हम उसके लिए फुली डिपेंडेंट है चाइना पे अभी तक। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम ऑलमोस्ट 45% इंडिया का इंपोर्ट जो है वो चाइना से आता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स, शिपिंग, केमिकल, टेक्सटाइल्स, इसमें जो है चाइना की जो है डोमिनेशन बनी हुई है। तो अब इंडिया इसमें और क्या कर सकता है कि इंडिया जो है वो अब जो सप्लाई चेन के डिसरप्शंस नहीं सहन कर सकता। अभी आपने रीसेंट एग्जांपल देखा होगा ना कि हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला, उन्होंने यूएस को बोला था कि आप अपने रॉ मटेरियल हमको आने दो, अगर आप नहीं आने दोगे तो हम वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यही देखो, एक सप्लाई चेन में एक डिस्ट्रप्शन क्या आ गई कि यूएस ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो है वो इन्वोक किया हुआ था, तो उसने सप्लाई चेन जो है वो रॉ मटेरियल की जो वैक्सीन के लिए चाहिए होती है उसको रोक रखा था। तो उससे इंडिया ने कितना सफ़र किया है, हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, तो इंडिया अब ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज़ में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना रिस्क। इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की इन्वेस्टमेंट भी चाहता है, तो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स चाहता है इंडिया की इंडिया में बनने शुरू हो। अभी तो सिर्फ वो चाइना और ताइवान में बनते हैं, तो इंडिया इज़ ऑल्सो सीकिंग कि इंडिया में भी ये बनने शुरू होएं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में रेलोकेट हो जाएं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में फॉरेन कंपनीज़ के लिए। वो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो कोलैबोरेट करें, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो चाइना से जो बिज़नेस आने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत भी लॉन्च किया। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि हम बाहर से ट्रेड करना ही बंद कर देंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम और ज़्यादा जो है अपनी सप्लाई चेन्स को हम डाइवर्स भी रखेंगे, और हम सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करेंगे कि हमको जो है अपने लिए भी हम प्रोड्यूस करें और बाकियों के लिए भी हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, हम सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस में ना रहें। हम ऑफकोर्स एसेंशियल इंपोर्ट्स तो चाहिए हमें, लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए हम सेल्फ रिलायंट बन पाएँ। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ है हमारे लिए कि वैक्सीन के रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास। अगर हम इसी में आत्मनिर्भर होते, हम इसी में ही सेल्फ रिलायंट होते, तो हमारी इतनी बुरी सिचुएशन ना होती वैक्सीन की प्रोडक्शन में, जो अभी इस टाइम पर चल रही है, जो रुक गई थी बीच में। ठीक है, हम अभी तक जो है वो ये सफ़र ना करते। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत इज़ नॉट एन ऑटार्किक पॉलिसी कि हम सिर्फ बंद रखना चाहते हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट ही नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं है। इंडिया वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन इट्स फेवर। हम ट्रेड एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, रादर हम खुद बनाकर वर्ल्ड वाइड ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये इसलिए जो हमारा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया में रेलोकेट होने के लिए, जो बहुत सारी बिजनेसेस इंडिया में रेलोकेट होंगी अगर, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है शैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है वो निकला है 2021 का। उसमें जो है इंडिया का 49th रैंक आया है। ठीक है, और ये गवर्नेंस की डेफिनेशन देख लो, सिंपल सी याद करने के लिए आपके लिए है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसके थ्रू डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी गवर्नेंस की आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली एक डिसीजन क्या होता है कि मैंने इस टाइम पे कुछ एक्ट करना है या नहीं करना।
एक्शन लेना भी एक डिसीजन है और एक्शन ना लेना ये भी सोचा समझा डिसीजन होता है। तो गवर्नेंस एक ऐसा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन करना और इम्प्लीमेंटेशन ना करना ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस जो है बेसिकली वो है जस्टिस और पीस लेके आना सोसाइटी में और इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना, ऐसा गवर्नमेंट का हमारा सिस्टम हो, ठीक है। अब इंडिया का 49th रैंक कैसे आ गया है? इंडिया ने सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी इनोवेशन किया और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसके ऊपर हमने हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब देख रहे हो आप, एज़ कम्पेयर टू कुछ साल पहले हमारी गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू अ फ्यू डेकेड्स अगो। अब क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं? लीडरशिप एंड फोरसाइट, रॉबस्ट लॉज एंड पॉलिसीज एंड ऑल दैट, ये जो 7-8 जो पैरामीटर्स हैं ये यूज़ किए गए हैं इस इंडेक्स को बनाने के लिए। अब ये इंडेक्स है क्या? ये एनुअली रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक एनुअली रिलीज़ किया जाता है शैंडलर्स इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। तो 104 कंट्रीज़ को ये रैंक करते हैं और ये गवर्नमेंट लीडर्स और पब्लिक ऑफिसर्स को नेशन बिल्डिंग में जो है सपोर्ट करते हैं, ताकि पब्लिक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मतलब गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके ट्रेनिंग, रिसर्च और एडवाइजरी के द्वारा। तो फिनलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया भी खुद भी लॉन्च करता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, आपको पता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करती है और वो असेस करती है कि कैसा स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज परफॉर्म कर रही हैं, किस लेवल की उनमें गुड गवर्नेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड ऑक्सीजन। तो जो हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी हैं वो चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके भी चेयरमैन वही होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको सारी गवर्नमेंट्स, जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन बन रही हो, चाहे कोई पब्लिक कंपनी बना रही हो, वो सारी की सारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक को जो है वो मेडिकल पर्पस के यूज़ के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिक्विड ऑक्सीजन क्या होती है? ये लिक्विड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, पेल ब्लू इसका कलर होता है और ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक मतलब कि बहुत वेरी वीक रिस्पॉन्स होता है इसका मैग्नेटिज्म पे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये नहीं कि नॉन मैग्नेटिक, इसका कोई मैग्नेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता, वीक रिस्पॉन्स होता है, वेरी वीक रिस्पॉन्स होता है। और ये सस्पेंडेड रह सकती है अगर आप इसको जो है वो हॉर्स शू मैग्नेट के पोल्स के बीच में डाल दोगे, ठीक है। तो इसका ये पैरामैग्नेटिक रिस्पॉन्स होता है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मटेरियल्स को ब्रिटल बनाती है, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाने वाले, वो बना देती है इनको, ठीक है। अब ये बहुत तगड़ा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। ये मोस्टली जो है इंडस्ट्रियल यूज़ होता है इसका, लिक्विड ऑक्सीजन का, ऑफकोर्स। अब लेकिन हमको मेडिकल ज़रूरत पड़ रही है तो इसलिए हम इसका मेडिकल यूज़ भी कर रहे हैं। वैसे ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा, जो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना होता है सबसे ज़्यादा, उसमें जो है रॉकेट्स वगैरह में जो है इसका यूज़ किया जाता है। और लिक्विड हाइड्रोजन, कैरोसिन और मीथेन के साथ इसको कंबाइन करके एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसको देख लेते हैं। अब ये एक्ट जो है ये एक सेंट्रल एक्ट है, डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया था। 3 टियर मैकेनिज्म लेके आ रहा है ये, नेशनल, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको चेयरमैन जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब इस NDMA को ना एक तरह से एक एजेंसी जो होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बेसिकली, वो असिस्ट करती है, बताती है कि क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो जो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो NDMA को एडवाइस करती है प्रोजेक्ट्स को या फिर एक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए, उस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होते हैं उसके चेयरपर्सन जो है हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, यूनियन होम सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो यही होते हैं इसके चेयरमैन। तो इसी कमेटी ने ही एक तरह से ये एक्शन लिया और कहा है लिक्विड जो ऑक्सीजन है इसका मेडिकल यूज़ में आपको लेके आना है। अब इसके अंदर ही, इस एक्ट के अंदर, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी हमने बनाई थी, फिर डिज़ास्टर रिस्पांस फंड भी बनाया था हमने, फिर डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड। अब मिटिगेशन फंड क्या होता है? एक तो जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड तो वो होता है कि डिज़ास्टर जब हो चुका है तो उसके बाद जो पैसा चाहिए लोगों के बचाव कार्य में, उसके लिए ये फंड बनाया जाता है। जो मिटिगेशन फंड होता है वो, उसका जो पैसा है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि डिज़ास्टर ना हो आगे, फ्यूचर में डिज़ास्टर से बचने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंड करने के लिए ये नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड बनाया जाता है। तो अब इस एक्ट के अंदर ना
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अ डिज़ास्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स होती हैं कि वो कोई भी डायरेक्शंस इशू कर सकती हैं और जो है स्टेट्स को वो माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है इसके बारे में हर पर्सन आजकल बात कर रहा है कि कब ये सेकेंड वेव में हम हर्ड इम्यूनिटी कब क्रिएट होगी, कब ये एक पेंडेमिक ख़त्म होगा, इसके बारे में बात की जा रही है। अब ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? एक कम्युनिटी में जब वायरस बहुत लंबा चला जाता है, बहुत सारे लोगों को जब वो इम्यून कर देता है तो उससे एक इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। फिर वो बहुत सारे लोग जो इम्यून हो गए हैं वो वायरस और जो ससेप्टेबल लोग हैं, जो अनअफेक्टेड हैं, जिनको अभी तक वायरस जो है भी बीमारी नहीं हुई है, उन लोगों के बीच जो ये अफेक्टेड पीपल हैं, जो इम्यून पीपल हैं, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब सर्टेन पॉपुलेशन जो है उसको ही सिर्फ इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जो है वो वायरस के बीच में एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वो काम कर पाते हैं और फिर वो वायरस जो है वो अनअफेक्टेड लोगों को अफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कोविड के केस में कहा जा रहा है कि 60 से 70% लोग जो हैं, चाहे वो नेचुरली जो है वो इम्यूनिटी क्रिएट कर लें, मतलब कि वो बीमार होने के बाद कुछ टाइम तक वो बीमार नहीं होते, चाहे वो वाली नेचुरल इम्यूनिटी आए उनमें, चाहे वैक्सीनेशन के थ्रू उनकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाए। अगर 60 से 70% लोगों के बीच में इम्यूनिटी आ गई तो जो अनअफेक्टेड जो 30% या 40% लोग होंगे उनको वायरस कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये 60 से 70% जो लोग हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेंगे वायरस और बाकी जो अनअफेक्टेड लोगों के बीच में। अब ये कंसेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट? अब नंबर ऑफ डेली केसेस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्फेक्शियस पीपल कितने ज़्यादा हैं एक पॉपुलेशन में, नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जिनको अभी तक जो है बीमारी नहीं हुई है, जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, तो वो सब ससेप्टेबल हैं कि उनको कोविड हो सकता है। फिर तीसरा है रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या चल रहा है वायरस का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डेली केसेस डिपेंड करते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट ये है कि जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं उनके नंबर को कम करना, ठीक है। तो जो मतलब जिनको कोविड हो सकता है उसके नंबर को कम करना। आप समझ लो कि 30% लोगों को कोविड हो चुका है या फिर उतने जो लोग हैं वो टोटल वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो मतलब 70% ऑलमोस्ट लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं, जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है तो उनको हो सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट ये है कि ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जो 70 लोग हैं उनके नंबर को कम करना। जितने ये कम होंगे 70 से 60, 50, 40 जो है 30, ऐसे करके जितने भी ये कम होते रहेंगे उसी से ही हमारी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग इम्यून होंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर बनती जाएगी और फिर ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जो है वो वायरस से बचे रह सकेंगे, ठीक है। तो समझ लो अगर 70% लोगों को इम्यूनिटी मिल गई है, चाहे वो वैक्सीनेशन से मिली है चाहे बीमारी से मिली है, तो जो 30% लोग हैं वो ससेप्टेबल हैं। लेकिन ये 70% लोग ऐसा इस तरह से फैले होंगे सोसाइटी में कि वायरस जो है वो ससेप्टेबल लोगों को नहीं छू पाएगा, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बड़ा अच्छा समझाया गया, इसको आप पढ़ो खुद, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया कि एक बॉल को उन्होंने कहा है कि वायरस है ये, और वायरस जो है वो इम्यून लोगों को वो बॉल जो है वो टच होती जाएगी अगर बार बार। तो इस मतलब समझ लो हर्ड इम्यूनिटी को समझाने के लिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, इसीलिए मैंने आपको ये शेयर किया, ठीक है। वैसे इट्स नॉट, अगर आपको समझ आ गया कंसेप्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझ लेना, ठीक है, पढ़ के इसको। अब कह रहे हैं कि क्या फ्यूचर है हर्ड इम्यूनिटी का इंडिया में इस टाइम पर। अब ये कह रहे हैं कि जो नेचर ऑफ वायरस है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वायरस किस तरह का वायरस है जो इस टाइम पर ये सेकेंड वेव लेके आया है। अगर तो ये न्यू फॉर्म ऑफ कोई स्ट्रेन है तो ये प्रायर इन्फेक्टेड पॉपुलेशन को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, अगर तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। मतलब कि जितने लोग पहले जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं पिछली फर्स्ट वेव में या उसके बाद जो मतलब जितने भी बीमारियां हुई, जितने भी केसेस आए हैं, उन सबको अगर ये इन्फेक्ट नहीं कर रहा है ये न्यू स्ट्रेन, तो हमारे लिए अच्छी बात है ये, ठीक है। तो मतलब कि ये भी जो है बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर जो पुराने इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनको अगर ये जो है वो नहीं अगर इन्फेक्ट करेगा तो वो सब लोग एक तरह से हमारे लिए हर्ड इम्यूनिटी का काम करेंगे और न्यू लोगों में एक तरह से इम्यूनिटी क्रिएट नहीं, न्यू लोगों में जो है इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस टाइम पर जो सेकेंड वेव है उसमें जो अमीर लोग हैं, हायर सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट कर रही है। अब क्यों कर रही है? क्योंकि देखो जब
पहले लॉकडाउन लगा हुआ था तो गरीब तो बेचारे सड़कों पे थे, उन्हीं को सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे, उन्हीं को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था ये वायरस। जो अमीर लोग थे वो तो अपना घर पे बैठ सकते थे, उनके पास रिसोर्सेज थे कि वो घर पे रह सकते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो ये अमीर लोग जो हैं ये भी बाहर आने लगे। ठीक है, जब ये लोग बाहर आने लगे हैं तो अब इनको इन्फेक्शन हो रही है। जो गरीब है वो गरीब तबका जो है वो तो इम्यून हो चुका है। तो ये अमीर लोगों के ऊपर में जो ये खासकर जो देखा जा रहा है कि उन्हीं को जो ये हायर सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स के लोगों को जो ये अफेक्ट कर रहा है डिस्प्रोपोर्शनेटली। और ये वायरस जो है अगर तो न्यू स्ट्रेन पुराने लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता होता, अगर पुराने लोग जिनको वायरस हो चुका है, ये बीमारी हो चुकी है, अगर उनको भी इन्फेक्ट कर चुका होता तो हमको कोई ऐसा जो केस ना दिखता कि सिर्फ अमीर लोगों में ही ये वायरस आ रहा है। फिर तो ये उन लोगों को भी इन्फेक्ट करता जो गरीब पहले सड़कों में थे, जिनको पहले भी बीमारी हुई थी, उनको अब दोबारा भी होती। लेकिन अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग पहले सिर्फ घर पे थे, जिनको बीमारी नहीं हुई है, उन लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो न्यू वायरस का स्ट्रेन है ये प्रीवियसली जो है नेचुरली इम्यून लोग हैं उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। लेकिन अगर ये नहीं है, ऐसी अजम्पशन हमारी गलत है, अगर ये पुराने लोगों को भी इफेक्ट करने लगेगा 10 हम समझ लो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मतलब हम दोबारा से हमको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। इवन वैक्सीन के ऊपर भी हमको जो है वो सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन भी जो है वो, क्योंकि वैक्सीन हमने पुराने वाले स्ट्रेन के हिसाब से बनाई हुई है। तो अगर ये सिनेरियो है तो हम समझ लो एक तरह से दोबारा डे 1 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो वी जस्ट होप कि ये सिचुएशन ना हो, क्योंकि हमको अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को पहले नहीं हुआ था उन लोगों को अब ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स अ बेटर न्यूज़ फॉर अस इन दिस टाइम ऑफ ग्लूम। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो आरबीआई जो है उसने टेन्योर ऑफ एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर के जो है टेन्योर को फिक्स कर दिया है प्राइवेट बैंक्स में, और कहा है कि उनका टेन्योर जो है वो सिर्फ 15 साल तक हो सकता है। और मैक्सिमम उनकी एज लिमिट भी बता दी है कि 70 साल से ऊपर जो है वो उनको वो काम नहीं कर सकते। 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको नहीं बनाया जा सकता। अब ये डायरेक्शंस जो है बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो है कंटेक्स्ट में है कि क्या मीटिंग किस तरह से जो है वो मीटिंग्स होनी चाहिए बोर्ड की। ये बहुत सारी जो डायरेक्शंस देता रहता है आरबीआई, उसी के अंदर ये एक मैनेजमेंट अच्छी चलाने के लिए प्राइवेट बैंक्स की ये डायरेक्शंस न्यू इशू की गई हैं। अब ये न्यू रूल्स क्या कहते हैं कि जो एमडी, सीईओ या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स हैं वो 15 साल से ऊपर जो है वो एक पोजीशन पे नहीं रह सकते। उनको अगर ऑफ कोर्स वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक 3 साल का बीच में गैप पीरियड होना चाहिए। मतलब अगर वो 15 साल तक सर्व कर चुके हैं तो 3 साल का गैप पीरियड होना चाहिए कि 3 साल तक वो दोबारा जो है वो सर्व नहीं करेंगे, और उस 3 साल के बीच वो किसी भी तरह से बैंक या उसकी ग्रुप एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड भी नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर एमडी, इन तीनों के लिए जो है एमडी, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए मैक्सिमम जो है वो जो है एज भी बता दी है कि 70 साल हो सकती है। चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने कहा है कि 75 साल तक की एज मैक्सिमम फिक्स कर दी गई है। ठीक है, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।